मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और बच्चों, आज जो एटम का पोस्टमार्टम वीडियोस आपने देखे होंगे, उसके अगले हिस्से में एटम के बारे में कुछ और बातें लेकर आया हूं मैं। तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो बातें, क्या हैं वो फैक्ट्स जो हम जानेंगे आज एटम के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले एटम के बारे में अब हमको पता चल चुका था। अब बात ये थी कि एटम को ऑन पेपर दिखाया कैसे जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम किया जॉन डाल्टन ने, और इन्होंने अपने ज़माने में मौजूद एलिमेंट्स को सिंबलाइज किया, अपने अनोखे ढंग से सिंबलाइज किया। और मैंने यहाँ पर कुछ जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए सिंबल्स को दिखाया है। तो चलिए देखते हैं क्या थे वो सिंबल्स। तो ये देखिए बच्चों, हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से इन्होंने दिखाया था, यानी इनके सिंबल्स थे। और कार्बन को ब्लैक कलर के सर्कल से दिखाया था, ऑक्सीजन को वाइट सर्कल से दिखाया था, फास्फोरस को 3 टुकड़ों में सर्कल दिखाया था बांटकर, सल्फर 4 टुकड़ों में दिखाया था, और प्लेटिनम को इन्होंने सर्कल के अंदर P लिखकर दिखाया था, आयरन को सर्कल के अंदर I से दिखाया था, कॉपर को सर्कल के अंदर कार्बन से C से दिखाया था, और सिल्वर को S से दिखाया था, और गोल्ड को थोड़े डॉटेड करके सर्कल के अंदर G से दिखाया था, लेड को सर्कल के अंदर L से दिखाया था, और मरकरी को भी सर्कल से दिखाया था। तो बच्चों, ये थे डाल्टन के द्वारा दिए गए एलिमेंट्स के सिंबल। लेकिन कुछ वक्त के बाद डाल्टन के दिए हुए ये सिंबल बच्चों फेल हो गए, और इसकी जगह पर आए जॉन बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई सिंबलाइजेशन की टेक्निक। तो देखते हैं वो क्या टेक्निक थी बच्चों। तो जॉन बर्जीलियस ने जो टेक्निक दी थी बच्चों, उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स थे उनके या तो अंग्रेजी नामों के पहला एक या पहला 2 अल्फ़ाबेट, या उनके लैटिन नामों के पहला अल्फ़ाबेट या पहले 2 अल्फ़ाबेट लेकर उसको सिंबलाइज करना बताया जॉन बर्जीलियस ने। आप देखें नीचे कुछ दिए हैं मैंने एग्जाम्पल। सल्फर को उसके अंग्रेजी नाम सल्फर के इनिशियल वर्ड S से इन्होंने डिनोट किया, सिंबलाइज किया। कैल्शियम को शुरू के 2 अल्फ़ाबेट CA से सिंबलाइज किया। प्लेटिनम को P और T से सिंबलाइज किया। कार्बन को C से सिंबलाइज किया। गोल्ड का बच्चों लैटिन में नाम होता है ऑरियम, और इसके शुरू के 2 वर्ड इन्होंने AU लिए। सिल्वर का लैटिन में नाम होता है बच्चों अर्जेंटम, इसमें इन्होंने 2 वर्ड AG लिए। पोटेशियम का लैटिन भाषा में नाम होता है बच्चों कैलियम, जिसका इन्होंने K लिया। और कॉपर का के लिए इन्होंने सिंबल यूज किया Cu। तो गॉट इट बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, और आज आप जानेंगे बच्चों कुछ खास एटम के बारे में, और जानेंगे इसमें कि हम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, और इसमें बहुत कुछ खास होने वाला है बच्चों। तो आप बने रहें, आगे देखते हैं इसमें हम। बच्चों, अब रही बात कि हमें मालूम है कि एटम जो है हमारी लाइफ को, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं या महसूस करते हैं वो सारी की सारी एटम से बनी है बच्चों। तो एटम हमारी लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो अब इसको जानना ज़रूरी था, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा उसको हम जानेंगे, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्ट करे या इनडायरेक्टली अफेक्ट करे। तो जानने में सबसे पहला जो जानने का ज़रिया है उसको नापना या तोलना, किसी चीज़ को जानने का ज़रिया है तो सबसे पहले मीज़रमेंट ज़रिया होता है बच्चों जानने का। ठीक है, तो एटम को अलग अलग पहलुओं पर मीज़र करना। लेकिन प्रॉब्लम एटम के मीज़रमेंट में क्या थी कि वो बहुत छोटे होते हैं बच्चों। तो एटम का जो एटॉमिक मास है यानी उसका वजन,
उसको कैलकुलेट करना इंडिविजुअल एटम का लगभग इम्पॉसिबल था। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना और निकाला रिलेटिव एटॉमिक मास इन रिलेशन टू कार्बन 12। अब बच्चों यहाँ पर सवाल मन में पैदा होना चाहिए कि आखिर कार्बन 12 ही को स्टैंडर्ड क्यों लिया, बहुत सारे और एलिमेंट के एटम थे, उनको भी तो स्टैंडर्ड लिया जा सकता था। तो आज का यही समथिंग डिफरेंट टॉपिक है कि हम ये भी जानेंगे कि कार्बन 12 ही को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया। तो चलिए जानते हैं कार्बन 12 क्यों महत्वपूर्ण है इतना ज़्यादा। तो बच्चों शुरुआत में लगभग 1960 के करीब करीब जो साइंस की फील्ड थी केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसमें जो था वो ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड की फॉर्म में यूज़ किया जाता था, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को यूज़ करने की वजह ये थी कि ऑक्सीजन कई सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बनाता था और इसका एनालिसिस करना भी आसान हुआ करता था। लेकिन वजह ये थी बच्चों कि फिजिसिस्ट यानी फिजिक्स में अलग इस्तेमाल होता था स्टैंडर्ड और केमिस्ट्री में अलग स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता था। फिजिक्स में ऑक्सीजन का एक पर्टिकुलर आइसोटोप O16 लिया गया था स्टैंडर्ड के तौर पर और केमिस्ट्री में नेचुरल ऑक्सीजन को ले लिया गया था। ये केमिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि नेचुरल ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, O16, O17 और O18। आपको मालूम होना चाहिए कि आइसोटोप के एटॉमिक मास यानी उनके वजन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब ये जो ऑक्सीजन को लिया गया ये एक बड़े कन्फ्यूज़न की वजह बन गया कैलकुलेशन में, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स आपस में कोरिलेट भी करते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए कार्बन 12 को सर्वसम्मति से स्टैंडर्ड चुन लिया गया, क्योंकि कार्बन 12 का मास पूरा पूरा बहरा होता है, उसमें किसी तरह का कोई मास में डिफरेंस आने के चांसेस नहीं होते। तो देखा आपने बच्चों कि क्यों कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड लिया गया, यही वजह थी बच्चों। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में, कुछ और एटम्स के बारे में। अब रही बात कि हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों। तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए जब हमने, ये तो बात हमारी पीछे अभी हुई है कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया, अब उस स्टैंडर्ड को यूज किस तरह किया जाए। तो कहा गया कि कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, यानी कार्बन 12 का हमने लिया 12 ग्राम, 12 ग्राम का कर दिया हमने 1/12 पार्ट, और जिस दूसरे एटम का हमें एटॉमिक मास निकालना है उसको हमने कार्बन 12 के 12 ग्राम के 1/12 पार्ट से कंपेयर किया। ठीक है, और कंपेयर करके दोनों के मास में जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा। यानी हम ये देखेंगे कि जिस एटम का हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू 12 ग्राम ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, देखेंगे कि वो एटम उस कार्बन 12 से 1/12 पार्ट से कितना ज़्यादा, कितने गुना, कितने टाइम्स भारी है। तो जितना टाइम्स वो भारी होगा वही उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास होगा। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट होता है। तो इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका जो टेक्निकली मतलब हुआ वो ये मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास इसलिए है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन 12 के 12 ग्राम के 1/12 पार्ट से कितना भारी है बच्चों? 16 गुना भारी है, इसलिए उसका 16 यूनिट मास है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एटॉमिक मास का फंडा क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। बच्चों अगर इसमें अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है और आपके काम आ रही है, तो आप मेरे चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।